दोस्तों हमारे भारत में सबसे बेहतरीन फिटनेस, डाइट और न्यूट्रिशनल कंटेंट के लिए डॉक्टर एजुकेशन का नाम शायद सबसे आगे होगा। डॉक्टर परमजीत सिंह एक शानदार टीचर हैं जो कॉम्प्लेक्स हेल्थ और फिटनेस टॉपिक्स को एकदम सरल भाषा में सटीक से समझाते हैं। फ्रेंड्स, द डॉक्टर स्मिथ शो के आज के इस स्पेशल एपिसोड में वो हमसे जुड़ रहे हैं। मैं ये आशा करता हूं कि इस 30 मिनट्स मास्टर क्लास को आप पूरा देखेंगे। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। सर, आपने अभी अभी वेट लूज किया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 किलो जितना आपने वेट लूज किया है। तो सर, आपकी ये जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक के लिए क्या फिटनेस टिप्स है जो आपने इसमें सीखी, मतलब सिखाएंगे हमसे। देखो, कोविड टाइम बहुत खतरनाक था हम सबके लिए और उस समय आई लॉस्ट माय मदर एंड इवन माय ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंड मदर्स। वो बहुत कुछ इशू हुआ और वो टाइम ऐसा था जब स्टेरॉइड्स लिए थे, मैंने भी लिए थे कई दिनों तक। सो वेट पुट ऑन हो गया था। सो आई वॉज ऑलवेज अराउंड 100 के आसपास था ही मैं, बट उस समय 118 तक पहुंच गया था मैं, 180 एंड 120। सो दैट वॉज अ ह्यूज थिंग बिकॉज आई रियलाइज, मेरे को ये पता चला था मेरे को कि मेरे पैरों में स्वेलिंग आने लग गई थी। तो आई वॉज कि एडिमा आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है, क्यों आ रही है? तो सिफेनोफीमोरल जंक्शन में लीकेज हो रहा था। मैंने चेस्ट कराया तो मैंने कहा यार ये गलत है, अब गलत है, अब बाकी सब छोड़ के। क्योंकि एक समय ऐसा था, पता है कि यूट्यूब पे मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कि रोज का एक वीडियो, 2 वीडियो नहीं बनाया तो मुझे चैन नहीं आता था कि यार वीडियो नहीं बना। बट फिर मैंने छोड़ा, फिर मैंने वीडियो भी बनाया, लोगों को भी बोला कि भाई बहुत हो गया, अब अपनी ज़िंदगी पे देखना ज़रूरी है, अपना आपको देखना ज़रूरी है। और तब से लेके अब तक इट्स बिन फ्यू मंथ्स, मैं जिम चाहे करूँ ना करूँ, एक्सरसाइज करूँ ना करूँ, मैं वॉक ज़रूर करता हूँ। और मेरे रिकॉर्ड है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर तक हम चल लेते हैं। सो दैट इज वन बिग थिंग। तो अगर आप LISS कार्डियो करते हैं तो एटलीस्ट दैट वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा और वो फैट लॉस ज़्यादा तेज़ी से करता है मेरे हिसाब से। बिकॉज दैट इज़ हाउ व्हेन यू डू स्मॉल लो इंटेंसिटी कार्डियो, तो आपका अराउंड वो 70 to 80% उसका जो एनर्जी यूज होता है वो कार्ब से होता है और 20 to 30% वो होता है, सॉरी 70 to 80% फैट से होता है। बिकॉज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन टेक्स टाइम, तो टाइम लगता है। तो कोई भी हाई इंटेंसिटी या हैवी वर्कआउट्स में फैट का यूज नहीं हो सकता, उसमें आपका केवल कार्ब्स का यूज होता है। तो इसलिए LISS या पूरे दिन एक्टिव रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं हो पाता एक्टिव, कभी बीमार होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी काम होता है, तो उसका कॉम्पनसेशन करना। तो वो मैंने एक चीज़ अपने आप से कह लीजिए है कि प्रॉमिस करी है, हैबिट की, भाई अपने लिए, लोगों के लिए हमें एटलीस्ट फिट रहना ज़रूरी है। तो ये फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट है। सो आई डोंट प्लान टू, आई डू वांट टू एक्सरसाइज एंड रेगुलरली जिम, मेरे घर पे भी बढ़िया सा जिम बना रखा है, लेकिन कई बार समय नहीं मिलता। सो दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बट मेरा पॉइंट सिर्फ फिटनेस का ये है कि अपने आप को देखो, कौन सी चीज आपको कंफर्टेबल है। अगर आपको 1 घंटा निकाल के जिम जाना कंफर्टेबल है, डन, वो करो। अगर आपके पास समय नहीं है, कभी भी कुछ भी होता है, तो पूरे दिन एक्टिव रहने की कोशिश करो। और अल्टीमेटली माइंडफुली ईट करना, खाना सही से खाना, ये तो ज़रूरी है ही। तो वो तो आपको हमारे वीडियो से और कई जगहों से पता चल ही जाता है कि क्या नहीं खाना, क्या खाना, राइट? दैट्स हाउ इट इज। सर, हमारे मार्केट में आजकल कई अलग अलग तरह के डाइट्स आ गए हैं। जैसे हाइपरटेंशन के लिए डैश डाइट है, फिर डायबिटीज के लिए अलग डाइट होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग डाइट होता है। तो सर, हमारी जो ऑडियंस है वो 25 से 35 की उम्र के बीच की है। अब आमतौर पर इस उम्र पर ऐसे कोई लक्षण दिखते नहीं है। तो सर, ऐसे लोगों को आप हेल्दी लाइफस्टाइल, स्पेशली डाइट, कौन सा रेकमेंड करोगे? जैसे अगर मैं ऐसे मजाक में कहूँ या एकदम सीरियसली कहूँ तो डॉक्टर परमजीत सिंह का डाइट कौन सा है? मेरे हिसाब से एवरेज ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये जो डैश डाइट और ये सारे जो डाइट होते हैं ना, ये एक रेफरेंस डाइट्स हैं, ये रेफरेंस चीज़ें हैं। जस्ट लाइक हम रेफरेंस के लिए समझते हैं कि भाई हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे चीज़ें, पर उसके ऊपर फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि हाँ भाई इसमें ये भी आता है, उसमें वो भी आता है। तो वो रेफरेंस डाइट्स हैं कि डैश डाइट एक हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल चीज़ों में हेल्प करेगी। ऐसी लोगों ने अपनी डाइट बना ली डिप डाइट, ऐसी लोगों ने शुगर के लिए, डायबिटीज लोगों के लिए उसमें से भी शुगर और कम कर दी, तो वो डायबिटिक डाइट। उसमें जो फैट्स का कंटेंट, लिपिड्स का कंटेंट और कम कर दिया, वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए डाइट।
सो द पॉइंट इज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बेसिक फंडा अगर आप समझते हैं कि आपके शरीर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स जाने चाहिए, जो आज की डेट में इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिफर करता है, तो बाहर के देश में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे मीट ज़्यादा खाया जाता है, रेगुलरली रोज़ाना खाया जाता है, वहाँ पर उनके केस में कोलेस्ट्रॉल्स और अपने उस चीज़ को कम करना टारगेट होता है। हमारे देश में हमारा टारगेट होता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन तो जाए, आयरन तो जाए, वहाँ ही कमी है, सबसे ज़्यादा कमी उनकी हमारे को, आयरन, प्रोटीन, वाइटामिन्स और क्वालिटी ऑफ फूड। हमारे देश में क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ख़राब है, बाहर कम खराब है, ऐसा नहीं कह रहा कि हर जगह अच्छा है, हमारा ही खराब है, बट देन एज कंपेयर टू अदर्स वी आर सफरिंग दैट कि हमारे को प्रोटीन पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, चाहिए। यू हैव फर्स्ट, आज के डेट में मेरा अगर होता है कि अगर मैं और मेरे इवन अपने नेक्स्ट जनरेशन अपने बच्चों को मैं बोलूँगा तो उनको अभी टारगेट होता है फर्स्ट कंप्लीट योर प्रोटीन्स, देन कॉन्सेंट्रेट ऑन कार्ब्स एंड फैट्स तो उसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा तो पॉइंट यही होता है कि प्रोटीन कार्ब्स के बाद फैट आ जाता है, एंड देन सी रेगुलरली कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर गए कि नहीं गए, देन यू नीड टू कंप्लीट योर विटामिन्स, विटामिन डी, आपके कैल्शियम, अगर आप दूध नहीं लेते, अगर वो नहीं लेते तो कुछ सीड्स। सो एवरी सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है डाइट में, तो ऐसी कोई एक डाइट नहीं है कि वो फिक्स हर बंदा यही फॉलो करेगा वो सही है। द प्रॉब्लम पता है क्या है डॉक्टर स्मिथ की, दिस शुड बी एन एथिकल पार्ट ऑफ द एजुकेशन। अल्टीमेटली जीवन कैसे जीना है, हाँ, एजुकेशन बच्चे को 5वीं 10वीं क्लास में ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। डाइट क्या है, कार्ब्स क्या है, प्रोटीन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, अल्टीमेटली ये पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि वो दूसरी तीसरी चीजें जिसका कोई यूज नहीं है दुनिया भर के लिए। सो ठीक है, कैरेक्टर बनाने के लिए लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, दैट इज ओके, बट जिसका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ है, फाइनेंशियल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। किसी को नहीं पता होता, हमें आपको नहीं पता होता मेडिकल फील्ड में कि भाई टैक्स क्या है, कौन सा टैक्स है, कहाँ से बचा सकते हैं आगे चल के। हाँ, हमें नहीं पता होता है कि कहाँ से हमारे लाखों रुपए खत्म हो गए, कहाँ से टैक्स हम बचा भी सकते थे, हमें पता ही नहीं। सो बहुत गड़बड़ है एजुकेशन सिस्टम में, और सही चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करना, तभी हम लोगों को स्टेप अप करना पड़ता है कि भाई चलो कोई और नहीं सिखा रहा तो हम सिखाते हैं। तो द पॉइंट इज, एक डाइट कोई फॉलो करो मत, बेसिक समझो कि एक ह्यूमन बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है आपकी इस वक्त रोजाना। अब एक घर में 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो उनका जो रोजाना किचन में खाना बनता है वो एक आदमी ये नहीं बोलेगा कि हाँ डॉक्टर परमजीत ये खाते हैं तो मैं भी यही खाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप पहले ये देखो कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं चाहिए। हम अलग से अपना फाइनेंशियल लोड बढ़ा देंगे कि डॉक्टर साहब सुबह आप रोज ऑमलेट खाते हैं तो मैं भी रोज ऑमलेट खाऊंगा, चाहे घर पे मेरे सारे वेज हो, मैं बाहर जाके खाऊंगा, ऐसा नहीं होता। सो इट्स नॉट लाइक भेड़ चाल नहीं हो रही है। तो मैं इसीलिए अपने कभी मैं अपने खाने के डिनर के वीडियोस या फोटोज डाल देता हूं, बट आई डोंट रियली फॉलो अ फिक्स डाइट, मैं खुद नहीं फॉलो करता हूं। तो मैं रेगुलरली मैं इतना देखता हूं कि मेरा कहीं ना कहीं से सोर्स से प्रोटीन मिल जाए, और कार्ब्स जितना मिनिमम हो उतना अच्छा। सो दैट्स, और फैट्स जितना तो लो, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, लो फैट, ये मेरी डाइट होती है, और पानी जितना पी लें उतना बढ़िया। सो टारगेट ये होता है, बाकी फ्लक्चुएट तो होता रहता है। राइट सर, आपने प्रोटीन की बात की जिसे हमें एम्फेसिस किया था, तो सर एज ए वेजिटेरियन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वेजिटेरियन के पास एक डिसएडवांटेज है? क्योंकि अगर आप देखे जाए तो एक बाइपोलर डिबेट सालों से चलती आ रही है, पर अगर साइंटिफिकली देखें तो DIA स्कोर और बायोएबिलिटी हम लोग देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि सर बायोएबिलिटी देखें और अगर कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोटीन्स अगर हम साथ में लें तो अगर वेजिटेरियन भी उतना ही अच्छा हो सकता है। तो सर वेज और नॉन वेज में आप क्या कहना चाहेंगे फ्रॉम अ प्रोटीन परस्पेक्टिव? बायो अवेलेबिलिटी तो भाई बुलशिट है, ठीक है, क्लियरली बुलशिट है। क्यों बुलशिट है? क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी शुरू होती है यहां से, आपके दांतों से, ठीक है। तो हाँ, तो जो आदमी चाहे नॉनवेज प्रोटीन खा रहा है या वेज प्रोटीन खा रहा है, अगर बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यही है कि वो स्टैक्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो वहाँ हैं वो टूट के अमाइनो एसिड लेवल तक कितने अच्छे से टूटते हैं, और जो टूट गया वो परमिएबिलिटी तो रहेगी, वो क्रॉस करेगा। सो जो वेजिटेबल्स में है उसमें टूटने में टाइम लगता है, इसलिए उसको अच्छे से चबाना,
खाना, आपके बॉडी में एसिड लेवल्स अच्छा होना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, दैट्स ट्रू। बट जब कोई लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन्स, वेजिटेरियन प्रोटीन्स की बायो अवेलेबिलिटी कम है और ये प्रोटीन जो हमने ऑलरेडी प्री डाइजेस्ट करके चबा चबा के दाने दाने करके पाउडर फॉर्म में दे दिया, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो वो यही बात हो जाती है कि रोटी की जगह ग्लूकोज ले लो, एक रोटी की जगह 2-4 चम्मच ग्लूकॉन डी ले लो, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, मुझे नहीं लेनी बायो अवेलेबिलिटी, क्या करना है, मैं चबा लूंगा। मैं चबा लूंगा भैया, चबा के खाने में मेरी एनर्जी यूज होती है, so that itself is like energy expenditure। तो the point is simple, point is लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको बायो अवेलेबिलिटी का वर्ड सुनने में आता है, बट साम दाम बॉडी के लिए प्रोटीन सेम है, राइट। रैदर द डिफिकल्ट, जितना डिफिकल्ट है प्रोटीन निकालना, उतना आपका मेटाबॉलिज्म उसमें काम करेगा। हाँ, इतना है कि एक बार में कम खाना पड़ेगा, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना पड़ेगा, हैवी मील लोगे तो स्टमक अपसेट होगा, उसका एडजस्टमेंट दूसरे तरफ से है कि नहीं? इट्स अ सिंपल फैक्ट। सर, तो एक वेजिटेरियन प्रोटीन हम कौन कौन से लेने चाहिए, मतलब बेस्ट वेजिटेरियन? अगर मैं कभी जिंदगी में वेजिटेरियन हो गया तो दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है, मिल्क, एंड उसमें दूध में दूध, पनीर, लस्सी, छाछ, ये आपका अच्छी मात्रा में आप ले सकते हैं अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो। उसमें लो फैट मिल्क, स्किम्ड मिल्क या डबल टोन मिल्क, और उसी की बनी हुई पनीर, उसी का बना हुआ दही ज़्यादा अच्छा है मोटे लोगों के लिए। पतले लोग फुल क्रीम भी ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वेट कम है तो, या बच्चे फुल क्रीम भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में उतने फैट्स का यूज़ है। और फर्स्ट प्राइमरी सोर्स, अगर मैं वेजिटेरियन होता तो मेरा दूध होता। अगर वेगन हूँ कि दूध भी नहीं लेते हैं, तब बात आ जाती है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तब आइदर हमारे पास ऑप्शंस हैं दाल रोज खानी है, फिर दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम, 1 या 2 कटोरी दाल आपको रोज खानी चाहिए। और ऑब्वियसली हमको दूसरी तरफ यूरिक एसिड लेवल्स का भी ध्यान रखना है, दारू वारू नहीं पीना है, पानी ज़्यादा पीना है। और वेजिटेबल्स में मशरूम्स हैं, सोयाबीन है, सोया चंक्स है, ये लिमिटेड क्वांटिटीज में आप डेली बेसिस पे ले सकते हो इसको, अपना प्रोटीन का सोर्स कंप्लीट करने के लिए। इसमें वेजिटेबल्स में प्रॉब्लम ये होता है, कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो एंटी न्यूट्रिएंट्स के वजह से कई बार हम पूरी तरह से उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स को, कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बट उसका इतना बड़ा वो रोल नहीं है कि भाई वो लॉन्ग टर्म में कोई मेजर इशू करेगा। तो अगर आप वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, थोड़ा थोड़ा एक बार में खाते हैं, दिन में 4 मील 3 मील अच्छे से खाते हैं, तो वो पूरा हो जाना चाहिए। और नहीं भी हुआ तो साल 2 साल में एक बार टेस्ट करवा के आप अपने सप्लीमेंट्स ले सकते हैं थोड़े से, बस। सर, मैं उस पर आने वाला था कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स कौन कौन से रेकमेंड करते हैं, अगर जिन लोगों को जैसे वीगन है या वेजिटेरियन है, जिनकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती, तो इन्हें आप रेकमेंड करते हैं, और करते हैं तो कौन से करते हैं? वे प्रोटीन एक बहुत सिंपल, बहुत इजीली अवेलेबल और कह लो जी कि अच्छा सोर्स है, जो मेरे हिसाब से जो ले सकते हैं, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, वो लेना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन छोटे से छोटा बच्चा जो होता है, उसके जो फूड प्रोडक्ट्स है, उसमें भी अल्टीमेटली सोय प्रोटीन, वे प्रोटीन एक प्रोटीन का सोर्स बनता है। हम जो छोटे छोटे बच्चों को भी देते हैं या बड़े बुजुर्गों को भी देते हैं, अल्टीमेटली सोर्स ऑफ दैट उसमें वही होता है। बस फर्क इतना होता है, उसमें वो थोड़ा सा माल्टोडेक्स्ट्रिन या कुछ और डाल देते हैं, या डीएचटी के लिए डाल देते हैं, विटामिन डाल देते हैं, और कहते हैं कि दिस इज द प्रोटीन फॉर चिल्ड्रन, दिस इज द प्रोटीन फॉर प्रेग्नेंट लोग, दिस इज द प्रोटीन फॉर एल्डरली। बट अल्टीमेटली उसमें होता वही है, वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन, यही चीज होती है। सो इफ यू गेट दैट इन एन ओरिजिनल ऑर्गेनिक फॉर्म, इफ यू गेट इट रॉ, इफ यू आर डोंट वांट मोर प्रिजर्वेटिव्स, देन गेट इट रॉ, सिंपल रॉ वाला ले लो आप, अच्छी कंपनी का लो, अच्छे सोर्स से लो, कंपनी की वेबसाइट से लो, एंड यू विल उसमें प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली यही बेस्ट रहता है कि नॉलेज होनी चाहिए कि कहां से क्या मिल रहा है। तो सर, आपके अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज रेजिमेंट कौन सा होना चाहिए? कार्डियो और वेट्स, इन दोनों को हमें मिला के कैसे हमारा रेजिमेंट हमें बनाना है? आज के डेट पे मेरे हिसाब से इजियर वे है कि वी हैव टू ट्रैक हमारे, इट्स एन इजी वे टू ट्रैक योर स्टेप्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग कि मैं आधा घंटा कार्डियो करता हूँ, आधा घंटा साइकिलिंग करता हूँ, दैट इज ऑल्सो फाइन। दोनों में से एक चूज कर लो आप कि भाई मैं रोज का आधा घंटा साइकिल करके आऊंगा या स्विमिंग करूंगा, सो दैट बिकम्स योर कार्डियो।
और एल्स अगर आप कोई डेडिकेटेड कार्डियो नहीं करते हो तो यू नीड टू कंप्लीट एटलीस्ट 6000 स्टेप्स. अगर आप 6000 स्टेप्स भी नहीं करते हो देन यू टेक्निकली सिडेंट्री, टेक्निकली यू आर इनएक्टिव, राइट. 3000 से नीचे है तो सिडेंट्री लाइफ होगी. सो वो तो मतलब घर में घूम रहा हूँ उससे कुछ नहीं होता. और इवन घर में घूमते हुए आदमी आराम से 10,000 स्टेप्स कर लेता है. टेक्निकली एवरी डे अगर आप खाना खा के 10 मिनट वॉक करते हो और 15 मिनट वॉक करते हो तो दिन में 3 बार खाने के 45 मिनट की वॉक हो जाती है. उसमें भी 8,000 स्टेप्स आराम से पूरे हो जाते हैं इफ यू आर वॉकिंग नाइसली. सो द पॉइंट इज कि एक आदमी अगर जो पूरा दिन काम करता है, यहाँ वहाँ घूमता है, ये करता है, तो उसके 6,000 होने चाहिए. तो स्टेप काउंट इज अ गुड वे ऑफ नोइंग वेयर यू आर गोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और नहीं तो ये कार्डियो करना चाहिए. कार्डियो शुड बी देयर इन एवरीबडीज लाइफ. वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग से भी ज्यादा टू स्टे फिट. कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, बिकॉज याद रखिए जब भी हम कार्डियो करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल इज फैट. और फैट्स में आपके ट्राइग्लिसराइड्स, आपके कोलेस्ट्रॉल्स, ये सब का यूज भी वही होगा. कोलेस्ट्रॉल का यूज वे प्रोटीन या सॉरी जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वाले उनके केस में भी अच्छा होता है. ट्राइग्लिसराइड्स का भी होता है, बट डिपेंड करता है कि वो कैलोरी सरप्लस में है कि कैलोरी डेफिसिट में. सो अल्टीमेटली कार्डियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू डू दैट एट द सेम टाइम. आप एक्सरसाइज अपनी अलग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, कार्डियो अलग कर सकते हो, वो अलग अलग टाइम पे कर सकते हो. कार्डियो का एडवांटेज, LISS का एडवांटेज ऐसा है कि खाना खा के चले जाओ वॉक करने, कौन रोक रहा है. 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा खाना खा के वॉक करो. सिंपल वॉक करनी है, दौड़ना नहीं है. ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ी जाएगी, ब्रिस्क वॉक हो जाएगा 1 महीने बाद. सो इट्स वेरी सिंपल. कार्डियो फर्स्ट, एंड जिम जाने के बाद इफ यू आर डेडिकेटिंग अ प्लेस कि मैं जिम जा रहा हूँ, आई एम गिविंग मनी देयर, और वहां पर जाके आपके पास में क्या नहीं है, पैर तो वहां घर पे भी है, ट्रेडमिल पे चल लिया, या फिर जिम में जाके वो मशीन्स का यूज करिए जो आपके पास घर पे नहीं है. कोई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो मतलब फुल बॉडी वर्कआउट हमें कहते हैं, जो कार्डियो और रेजिस्टेंस दोनों का हमें फायदा दे सकते हैं. अगर मैं अभी सोच सकता हूं तो वो टेनिस हो सकता है, बैडमिंटन या फिर स्विमिंग हो सकता है, जिसमें पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है और प्ले की तरीके से वो मजा भी आता है इन द प्रोसेस इटसेल्फ. सो सर ऐसे आपको ऐसे रेकमेंड करते हो कि एक्सरसाइज के अलावा हम स्पोर्ट्स, वो पॉइंट ऑफ व्यू गलत है. पॉइंट ऑफ व्यू गलत है क्योंकि स्पोर्ट्स कैन नेवर बी इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज. क्योंकि एक स्पोर्ट्स के टाइम पे जब भी हम खेलते हैं, कुछ भी खेल, कोई भी स्पोर्ट्स, स्विमिंग या फिर आप ऐसी चीजें लेते हो, तो यू नेवर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑन योर मसल. आप एक अगर टेनिस खेलते हो तो वो करोगे, आप टेनिस खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, टेबल टेनिस खेल रहे हो, आप उतने भी मारोगे ना. इसमें तो है नहीं कि 1 महीने के बाद में उसका भार बढ़ जाएगा, बॉल जो हैवियर हो जाएगा. तो जिम जाने का ऑब्जेक्टिव इज नेवर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, इट इज ओनली एंड ओनली मसल ग्रोथ. तो जिम की जरूरत होती है मसल ग्रोथ और ऑब्वियसली मेंटेनेंस. सो मसल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस थ्रू ये वो जो स्पोर्ट्स है उससे आप मसल मेंटेन तो कर सकते हो पर ग्रोथ नहीं होगी. एक लेवल तक थोड़ी बहुत, ऑब्वियसली इनएक्टिव पर्सन जाके स्पोर्ट्स खेलने लगेगा तो थोड़ा सा ग्रोथ होगा, पर वो ग्रोथ उसका वैसे भी होना चाहिए था, वो नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं एक्टिव था. सो आफ्टर दैट जिम का ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप मोर मसल्स एंड इट इज रिक्वायर्ड. ये एक पार्ट ऑफ लाइफ सभी के होना चाहिए, बचपन से होना चाहिए. रैदर स्कूल में लोगों का जो PT सेशन होता है उसकी जगह जिम सेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो सर मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजकल के हमारे आपने पेशेंट्स भी देखे होंगे कि वो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसा कोई बड़ा भाई या कोई रिलेटिव बोलते हैं उसके मतलब घरेलू नुस्खे अपनाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसमें घरेलू नुस्खे सबसे पहले आते हैं. तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खराब भी हो सकते हैं. आपने OPDs में भी अपने देखे होंगे कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज लेके आए और बाद में पता चला कि उन्होंने किसी ने कहा था कि ये करना तो ये हो जाएगा. तो सर वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएं ताकि हमारी जनता हो, उन्हें पता चले कि ऐसे कोई भी ऐसे घरेलू नुस्खे हमें नहीं अपनाने. देखो यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या आता है, ये इस चीज को आप कंपेयर करिए अपनी गाड़ी के साथ. आपकी गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो आप आसपास पड़ोस वाले या रास्ते में चलते किसी को नहीं बोलते कि क्या करूं, कौन सी तार कहीं से जोड़ दूं, एक काम करूं ये वाला ये दबा दूं, बटन दबा देता हूं, ऐसा करता हूं, इसमें तार डाल के देख लेता हूं. तो द पॉइंट इज जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है उस चीज में आप हाथ नहीं डालते क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वो मैकेनिक बोलेगा ये क्या कर दिया तुमने, है कि नहीं. सो वैसे ही आपका शरीर है, अगर कोई बीमारी आपको उस चीज में नॉलेज नहीं है कि ये क्यों हो रहा है.
अगर आप 100% श्योर हो कि भाई आपका, और डॉक्टर ने बोला है आपको कि गला आपका बार बार खराब होता है, जब खराब होता है गरारे कर लिया करो, अदरक वाली चाय ले लो, आपका कोई बीमारी नहीं है, प्लीज बार बार मेरे पास मत आओ, तो जरूर आप नुस्खे इस्तेमाल करो। पर ये बोलने तक डॉक्टर के पास पहले जरूर जाना है। और क्या होता है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे अगर 10 लोग आते हैं छाती में दर्द, तो 2 को अटैक निकलता है, 4 को गैस निकलती है, 6 को मसल पेन निकलता है, और एक ऐसा बंदा होता है जो हर 10 दिन में एक बार आता है, छाती में दर्द हो रहा है सर, 1 महीने बाद छाती में दर्द हो रहा है सर, अटैक तो नहीं है सर, तुम्हारे सारे टेस्ट नॉर्मल है, अटैक नहीं है तुम्हें। फिर वो सोचता है कुछ तो नुस्खा लेना ही पड़ेगा। ऐसे पब्लिक को पता होना चाहिए आप कौन सी कैटेगरी में हो। ये ना हो कि एक आदमी छाती में दर्द होके वो नुस्खा लेके बैठा है, पता लगा उसका अटैक था और हार्ट पूरा डैमेज हो गया। द पॉइंट इज, अगर आपको डॉक्टर ने, एक अच्छे भरोसेमंद डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपकी बीमारी कोई बीमारी नहीं है, आप जाइए घर पे अपना आराम करिए, घर का खाना खाइए, आप ठीक, तब ये पॉइंट है घरेलू नुस्खे का, तब है जरूरी घरेलू नुस्खों। और सबसे बेसिक चीजों पे घरेलू नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि गला खराब हो रहा है, खांसी आ रही है, बिना बुखार के तो गरारे कर सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे अच्छे होते हैं, पर फॉरेनर वाले नुस्खे हमें नहीं अपनाने चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, कि ऐसा कभी सुना नहीं कि इसका ये लेके आओ, उसका वो लेके आओ, कहीं से ढूंढ के, कहीं अगर आपको बोलेगा कोई नुस्खे में कि चमगादड़ का ये लाओ, फिर उसका वो लाओ, फिर ये मंत्र पढ़ो, तो फिर तो नहीं करोगे, है कि नहीं, कि भाई ये क्या बकवास हो रहा है कि नहीं। हाँ, पर पॉइंट ये होता है ऐसी चमत्कारी चीजों का ढूंढना बहुत अच्छी हो, कि पैर में टेप लगवा लेने से सारा कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा, वाह 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 भाई, ऐसे थोड़ी हो। द पॉइंट इज, द प्रॉब्लम इज कि लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को इतना ही पता नहीं है कि नहीं। ये वही बात हो गई कि कुछ भी भरोसा चालू हो जाता है लोगों का। तो यहां पर प्रॉब्लम वही है, बेसिक हेल्थ लिटरेसी नहीं होने की वजह से ये नहीं पता चलता कि कहां नुस्खे काम करेंगे, कहां नहीं करेंगे। कुछ ऐसी जगह है जहां नुस्खे काम करते हैं, यस डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि उसको इरेडिकेट कर देना चाहिए, नहीं, उसका रोल है, राइट। सर, आपकी एक चैनल है डॉक्टर एजुकेशन, तो इससे आपका विजन क्या है वो हमें पहले बताएं। बेसिकली पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं, वो जो एक बार आ जाता है, वो आपको अगर बात करेंगे उनसे तो बताएंगे कि भाई हम टाइम ज़्यादा देते हैं। सो आई ऑलवेज गिव, मतलब बहुत सारा टाइम देते हैं उनको, अच्छे समझाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, कई बार पेशेंट्स को, एक पेशेंट को 15 मिनट आधा घंटा लग जाता है। सो प्रॉब्लम इज़ कि डॉक्टर्स का काम होता है बीमारी को समझाना, और बीमारी क्यों हुई, उस पेशेंट में कैसे हुई, उसको ठीक कैसे करना है। जब तक उसका महत्व नहीं वो पेशेंट समझेगा, तब तक वो ठीक नहीं हो पाता, राइट। सो आज के ज़माने में कोई और डॉक्टर इतना टाइम नहीं देते, एलोपैथी वाले, तो इसलिए एलोपैथी वाले डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट जो है वो खोती जा रही है। तो इसलिए ये चालू हमने किया था कि हम टाइम बहुत देते थे, और पर उससे इशू आ जाता था फैमिली वालों को कि भाई एक इतना टाइम पेशेंट्स को दोगे तो हमें कब टाइम दोगे। सो फिर हमारे वीडियो हमने बनाने शुरू करे कि हम पेशेंट्स को वो वीडियो की लिंक दे देते हैं कि आपकी ये बीमारी है, आप ये लिंक देखो, जो हमें आपको आधा घंटा समझाना है वो आप उससे देख लोगे तो आपको समझ जाएगा। और कोई डाउट हो आपको तो फिर वो डाउट आप हमें अगले 4 दिन 5 दिन में हम पूछ लो, है ना। तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो हमने बनाया ये था पेशेंट, हमारा काम आसान करने के लिए, और इसीलिए ये लंबा चला, क्योंकि हम इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स को देने के लिए, लिंक्स देने के लिए, ये देने के लिए। और हमारे, या मेरे ही नहीं, इंडिया भर में कई सारे क्लिनिक्स में, कई सारे सेंटर्स में मेरे वीडियोस लगाते हैं, चलाते हैं। कई मेरे दोस्त हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या हम आपके वीडियोस हमारे वेटिंग रूम में चलाओ, बिल्कुल चलाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो द पॉइंट इज दिस हैज़ बिकम अ एजुकेशनल थिंग। तो जब मैंने चालू किया था तभी मैंने सोचा था कि एक हम हैं क्या, हम एक सिंपल डॉक्टर हैं, तो हमारा एक बीमारी के ऊपर नॉलेज लिमिटेड हो सकता है, हमारा उस बीमारी के ऊपर नॉलेज या उसके ऊपर का ओपिनियन कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। सो इसीलिए आई हैड टू रिसर्च एंड फाइंड आउट कि भाई ऐसी कोई एक अथॉरिटी हो, ऐसा कोई एक सोर्स हो जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हो। तो उस सोर्स के बेसिस पे अगर हम एजुकेशनल वीडियो बनाएं
तो वो एक अच्छा वो होगा जो जिसको कोई ये ना बोल सके कि भाई ये गलत बोल रहा है, समझे? सो दैट्स व्हाई आई रिसर्च्ड एंड आई केम अप विथ जो हमारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है यूएस का, जो एक कंसाइज दुनिया भर के रिसर्चेस का निचोड़ निकाल के मेटा एनालिसिस करके उसके बेसिस पे उन्होंने अपना एक पब्लिक एजुकेशन का जो उन्होंने मेडलाइन प्लस बनाया, उस मेडलाइन प्लस के ऊपर ही हमारे मोस्ट ऑफ द वीडियोस उसी से रेफरेंस्ड हैं, उसी से बेसिस होते हैं। और अब नए वीडियोस हमारे जो है अप टू डेट, आप पता होगा मेडिकल फील्ड में अप टू डेट होता है .com, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा लेटेस्ट नॉलेज वहाँ पे आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि दूसरी जो वेबसाइट्स हैं जैसे मेडस्केप है और दूसरी वाइकिपीडिया है, वो मेडस्केप तो इतनी ज़्यादा मेडिकल है वो जनरल पब्लिक को समझ में नहीं आएगी। सो हमारा काम ये होता है कि हम उस नॉलेज को लें और उसको ब्रेक डाउन करें और उसे नॉर्मल पब्लिक को समझ आए वैसे प्रेजेंट करें। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। So it's just that's why it is simplified medical explanations. It's not really something which I am, मैं कोई इजाद नहीं कर रहा हूँ नॉलेज, कोई कुछ नहीं कर रहा, I'm just explaining in a simple language. एंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आगे चल के ये एक वीडियो एनसाइक्लोपीडिया जैसा बने, जिसमें लिटरली हर बीमारी का कोई ना कोई वीडियो हो, एविडेंस हो। और इशू यही आ रहा है हमें एक्चुअली, उसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आते हैं, क्योंकि लोगों को कॉमन टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद है, पर रेयर बीमारियों पे अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो चलते नहीं हैं। सो ऐसे में फिर यूट्यूब के प्रोटोकॉल्स और उसके एल्गोरिदम के हिसाब से वो चैनल का ही ग्रोथ जो है रुक जाता है। तो इसलिए हमारा चैनल का ग्रोथ उतना नहीं होता जितना दूसरे चैनल का होता है, जो केवल एक ही चीज़ स्किन या केवल एक ही चीज़, क्योंकि वो ग्रोथ अलग है, ये ग्रोथ अलग है। तो हमने सोचा कि ठीक है, ग्रोथ लिमिटेड चलेगा, लेकिन लोगों को एक तो ऐसा सोर्स हो जहाँ पे वो भरोसा कर सकते हैं कि भी मुझे या आगे मेरे बच्चों को कोई बीमारी होगी तो मैं कहाँ से समझूं कि कहाँ होगी। मैं डॉक्टर तो समझा नहीं रहा, वो 2 मिनट में लिख के भेज दे रहा। सो दैट्स व्हाट इज द पर्पस। एंड मेरे अलावा दुनिया भर के जितने डॉक्टर्स हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि भाई डोंट थिंक कि आप मुझे बोल रहे हो क्योंकि मैं या मेरा नाम बोल रहे हो, बिकॉज आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट गिविंग नॉलेज कि भाई ये नॉलेज है, आपको यहाँ से लेके हमने एक्सप्लेन करके दिया बस। सो कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स के जो पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, नहीं समझते वो कि भाई आपको बीमारी है, बट कई डॉक्टर्स हमारा नंबर दे देते हैं कि आप जाओ इनसे बात करो, ये समझाएंगे आपको। तो ऐसा भी होता है। तो एनीवेज सर, आपका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर क्या राय है? मतलब कई बार क्या होता है कि लोग आयुर्वेदा की तरफ पूरी 100% चले जाते हैं। अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन कहें तो मैं होलिस्टिक में ज्यादा बिलीव करता हूं कि कुछ आयुर्वेदिक में अच्छा है, कुछ मॉडर्न में भी अच्छा है, तो वी हैव टू कंबाइन देम एंड डू अ होलिस्टिक अप्रोच। तो सर, ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम इज कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो कई बार उनको ADHD होता है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या मतलब है कि वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ये हो जाता है कि उनकी क्लेम्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको जितना एक्चुअली में अटेंशन मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि हम ये भी शुरू कर देंगे, हम वो भी ठीक कर देंगे, और वो जो दवा है उससे तुम्हारी जान चली जाएगी और वो हो जाएगा। सो सब लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग ऐसा करते हैं, वहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। अगर एक इंसान समझे कि जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब बीमारियां बिना किसी एलोपैथी के भी कंट्रोल हो सकती हैं, राइट? बिना किसी दवाई के कंट्रोल हो सकती हैं, अगर समय पे पकड़ें, समय पे काम करें तो। और वैसे ही इसके ऊपर अगर आप थोड़े बहुत आयुर्वेदिक दवाइयाँ डालें, थोड़ा जड़ी बूटी डालें, थोड़ा ये डालें, तो और अच्छे से कंट्रोल हो सकती हैं, ठीक है? तो किसी भी चीज़ का ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम भी किसी पेशेंट की बीपी की दवाई कम करते हैं तो एकदम से बंद नहीं करते, तो वैसे ही अगर किसी को आप आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हो तो दूसरी दवा बंद करना गलत है। तो एक कंबाइंड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है अगर कोई दोनों चीज़ों को यूज़ करना चाहता है, और आगे के टाइम में ऐसा होगा, बट ऑफिशियली नहीं, अभी तो अनऑफिशियली हो रहा है। ऑफिशियली होने में अभी बहुत सोच लगेगी, विचार लगेगा, समय लगेगा। इस पे पहले आयुर्वेदिक स्टडीज होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता चले उसमें से एक्चुअली कौन सी चीज़ काम की है। ये नहीं कि एक सिरप ले रहे हो उसमें 50 चीज़ें हैं, ये काम करेगी। 50 चीज़ें क्यों है भाई? कौन सी चीज़ काम करती ये बताओ, वो ले लो बस, है कि नहीं? 50 चीज़ें क्या होता है?
ऐसा देखो, आदमी को नमक खाना बनाना है तो उसमें ऐसे थोड़ी होता है कि सारे मसाले का मिक्सचर है, 50 चीजों का मिक्सचर जरा सा डाल दो, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं? तुम्हें पता होता है नमक डालना है, मसाला डालना है, तो पता हो तो अब यूज करो। हम भी ये बोलते हैं, आयुर्वेद में अश्वगंधा यूज करते हैं, अश्वगंधा बहुत अच्छा है, करो यूज, कोई बात नहीं। सर एक लास्ट सवाल, पार्टिंग सवाल ये है कि आप 25 टू 35 और यूथ है जो हमारे इंडिया का, तो हमारा फ्यूचर हेल्थ कैसे बेटर कर सकता है? जो हमारी बीमारियां, जो वेस्टर्न बीमारियां जो इंडिया में आ रही हैं, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसीज और सारी, तो ये हमारे यूथ को आप पार्टिंग मैसेज क्या देना चाहोगे? देखो, हेल्थ लिटरेसी जब तक गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉपर वे नहीं बनता, तब तक ऐसे पॉजिटिव अप्रोचेस को डायग्नोस करिए, इसे कि रिकग्नाइज करिए कि कौन आपको सही नॉलेज दे रहा है, कौन गलत नॉलेज दे रहा है, और उनको अच्छे से फॉलो करिए। जैसे अगर आपको भरोसा होता है कि भाई हम अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो उसको शेयर करिए, उसको लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी और आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो। मेरा ये पॉइंट। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।